प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम देख रहे थे एग्जाम सॉल्यूशन एचटेट 2019 और इसमें हम 2 क्लास देख चुके हैं एग्जाम सॉल्यूशन की। आज हम आपके सामने क्लास 3 लेकर हाजिर हैं। देखते हैं किस प्रकार के शेष बचे हुए क्वेश्चन एचटेट 2019 कुछ क्वेश्चन हमने देख लिए थे। तीनों लेवल के क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं, वो टीजीटी में आए हुए हों, पीजीटी में आए हुए हों या वो आपके पीआरटी लेवल में आए हुए हों। लेवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों लेवलों के क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं। तो आइए उसकी क्लास 3 आपके सामने है। क्वेश्चन आया, अच्छे समायोजन की क्या विशेषता होती है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसका मतलब साफ साफ है कि समायोजन की एक विशेषता पूछी है। तो 4 ऑप्शन है तो एक तो समायोजन की विशेषता मिलेगी और 3 समायोजन की विशेषता नहीं मिलेंगी। समायोजन एडजस्टमेंट, समायोजन किसे कहेंगे? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना या ढल जाना समायोजन कहलाता है, एडजस्टमेंट। तो देखिएगा, अच्छे समायोजन की विशेषता पूछी है। पहला विकल्प दिया है सहनशीलता, बिल्कुल ठीक है भाई। अच्छे समायोजन में क्या मिलता है? सहनशीलता का गुण देखने को मिलता है। हमारे अंदर यदि सहनशीलता का गुण होगा तो हम अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट कर पाएंगे, अन्यथा एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी। यदि हम क्रोधित होंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर, समाज की छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोधित होंगे तो उस समाज में हम अपनी एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, हमें वहां पर सहनशीलता का गुण दिखाना पड़ेगा। आत्मविश्वास में कमी, इसका मतलब आत्मविश्वास में कमी यह समायोजन का गुण नहीं है, समायोजन की विशेषता नहीं है। यदि हमारे आत्मविश्वास में, हम कहीं पे किसी वातावरण में गए थे, किसी एनवायरनमेंट में गए थे, किसी भी परिस्थिति में हम थे और उस परिस्थिति को हम अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, हमने कॉन्फिडेंस ही हमारे अंदर जाहिर नहीं हुआ, आत्मविश्वास की कमी हमारे अंदर दिखाई दी, तो इसका मतलब हम अपना समायोजन नहीं कर पाएंगे। तो ये तो समायोजन की विशेषता नहीं है। संवेगात्मक अस्थिरता, संवेगात्मक अस्थिरता, इमोशंस पर हम कंट्रोल नहीं रख पाए, अनकंट्रोल हो गए। जब इमोशंस पे ही कंट्रोल नहीं रख पाए, संवेगात्मक रूप से अस्थिर हो गए, तो इसका मतलब ये भी समायोजन की अच्छी विशेषता नहीं है। अनियमित दिनचर्या, हमारी जो दिनचर्या है वो नियमित नहीं है, कंटिन्यू सही तरीके से हम अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे क्योंकि अनियमित दिनचर्या दी गई है, तो यह भी समायोजन की विशेषता नहीं है। नियमित दिनचर्या संवेगात्मक, नियमित। अब देखो, इन्हीं में से अनेकों, हमें हो सकता है अगली बार कोई दूसरा ऑप्शन इन्हीं में से बना देगा, कौन सी समायोजन की विशेषता है। तो सहनशीलता भी समायोजन की विशेषता है। आत्मविश्वास दिखाना समायोजन की विशेषता है। संवेगात्मक स्थिरता दिखाना, संवेगात्मक, अगली बार हो सकता है क्या पता 3 ऑप्शन उल्टे कर दे और इस ऑप्शन को लिख दे संवेगात्मक स्थिरता, फिर वो विशेषता बन जाती। संवेगात्मक रूप से स्थिरता दिखाना, इमोशंस पर कंट्रोल दिखाना, तो वो भी क्या है? विशेषता है। नियमित दिनचर्या दिखाना, वो भी विशेषता है। इनको कर दिया उल्टा, अनियमित, संवेगात्मक अस्थिरता, आत्मविश्वास में कमी, तो ये 3 तो समायोजन की विशेषताओं से हट गई और ए ऑप्शन राइट आंसर समायोजन की विशेषता बन गई। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार का दिया गया है। पारुल के बुद्धि परीक्षण उसे औसत और औसत से अधिक, पारुल के बुद्धि परीक्षण उसे औसत और औसत से अधिक, औसत से अधिक बुद्धि को दर्शाते हैं, जबकि उसके पठन, वृत्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ग्रेड अत्यधिक न्यून या कम हैं। उसके गणित के ग्रेड काफी उच्च और लेखन कौशल पर्याप्त हैं। पारुल को मुख्यतः कौन सा इनमें से अधिगम का विकार हो चुका है, ये पूछा गया है। ध्यान से देखिए, उसने कहा लेखन में कौशल पर्याप्त है, लेखन में कौशल पर्याप्त है, इसका मतलब डिस्ग्राफिया तो उसे नहीं है, इसका मतलब डिस्ग्राफिया तो उसे नहीं है। सॉरी। अब देखिएगा, ऊपर इसने इससे ऊपर कहा गणित के ग्रेड काफी उच्च हैं, गणित के ग्रेड काफी उच्च हैं, इसका मतलब उसे डिसकैलकुलिया भी नहीं है। क्या नहीं है? उसे डिसकैलकुलिया भी नहीं है। बल्कि उसकी कमी कहां रही?
पठन संबंधी, वर्तनी संबंधी, सामाजिक विज्ञान और ग्रेड विज्ञान के ग्रेड अत्यधिक न्यून है। इसका मतलब हमने सीखा था अधिगम के अंदर, यदि गणित संबंधी विकार होगा तो उसे डिस्कैलकुलिया कहेंगे, गणित संबंधी विकार नहीं है तो वो डिस्कैलकुलिया नहीं कहलाएगा। लेखन संबंधी विकार होगा तो वह डिस्ग्राफिया कहलाएगा, लेकिन उसे तो लेखन संबंधी भी विकार नहीं है, उसे विकार क्या था, पठन संबंधी, पढ़ने में कमी है, तो क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। डिसलेकिया नहीं बल्कि ये उत्तर हो जाएगा, इसको मैं लिखना चाहूं तो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किसके लिए होता है, पठन संबंधी विकार, पठन संबंधी विकार। कैसे, कई बार ऐसे भी दे दिया मिलेगा कि कोई बालक सा को वाज या लकड़ी को लड़की पढ़ता है, लड़की पढ़ता है, उसे कौन सा विकार है, तो उसे कौन सा विकार हो जाएगा, उसे डिसलेक्सिया विकार हो जाएगा, उसे पठन संबंधी विकार हो जाएगा, वर्तनी संबंधी विकार हो जाएगा। तो पठन संबंधी विकार या वर्तनी संबंधी विकार को हम क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। और गणित संबंधी विकार डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया। इनको डिटेल से हमने वहां पर देखा था, डिस्कैलकुलिया हो जाएगा आपका गणित संबंधी विकार, गणित संबंधी विकार। इसी प्रकार गणित संबंधी विकार, भाई गणित के नियमों को समझने में कोई बालक असमर्थ है, वर्गमूल घनमूल में अंतर नहीं कर पाता, बताइए उसे कौन सा विकार है, तो आंसर होगा डिस्कैलकुलिया। कैलकुलेटर से बना है डिस्कैलकुलिया, याद रख सकते हैं, कैलकुलेटर से बना है तो डिस्कैलकुलिया। लेक्सिया, लेंस, भाई पढ़ने में उसे सही से पढ़ा नहीं जा रहा, इसका मतलब उसे लेंस लगाना पड़ेगा, याद रख सकते हैं, रिलेट करके लेंस लगाना पड़ेगा, डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया, लेखन संबंधी, भाई ग्राफ, अच्छा ग्राफ नहीं बना पा रहा, इसका मतलब लिखने से संबंधित, ये याद करने के तरीके बता रहा हूं मैं। डिसग्राफिया क्या हो जाएगा, लेखन संबंधी विकार, लेखन संबंधी विकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा क्या है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, ये हम कर चुके हैं। देखिए अब आप ये मत सोचें कि सर क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन रिपीट नहीं है। एचटेट 2019 के एक लेवल में तो पीछे वाला क्वेश्चन ये वाला दिया गया था और एक लेवल में ये वाला दे दिया, ये बिल्कुल खाली छोटे रूप में दे दिया। भाई डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, उसको थोड़ा सा पूरा लेंथी करके दे दिया, चीज वही थी, चीज वही, दोनों अलग अलग लेवल में पूछे हुए एचटेट 2019 के क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया अभी देखा था, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, अभी हम पढ़ के आए हैं, पठन संबंधी विकार, विकास नहीं विकार, पठन संबंधी विकार, पठन विकास नहीं, ये विकार आएगा, यहां भी गणितीय विकार, यहां भी विकार, यहां विकार दे रखा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी डिटेल से समझा है भाई, जो डिसलेक्सिया होता है वो किससे संबंधी विकार है, जब कोई बालक अच्छे से चीजों को पढ़ ना पाए, तो पढ़ने संबंधी उसे कोई विकार हो रहा है तो उस विकार को डिसलेक्सिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया। यहां थोड़ी सी मिस्टेक है, समास नहीं समाज, यहां क्या आएगा आपका, समाज सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत कहूं या समाज सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, ये कह रहा है संज्ञानात्मक विकास के समान, संज्ञानात्मक विकास के समान, यहां एक समान शब्द भी आएगा, उसने एक ही सेम रिपीट कर दिया, यहां समान फिर समाज, संज्ञानात्मक विकास के समान समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया है। बार बार मैं आपको बता चुका हूं, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत
संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की यदि मैं बात करता हूं, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जीन प्याजे ने। किसने प्रतिपादित किया था? जीन प्याजे। तो इसका मतलब इसका आंसर ए ऑप्शन नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन अभी अधूरा है। अभी तो इतना समझा है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो जीन प्याजे। लेकिन अब वो कह रहा है जिस प्रकार जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया, ठीक उसी प्रकार समाज सांस्कृतिक विकास सिद्धांत किसने बताया? ठीक उसी प्रकार समाज सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, मैं बार बार थ्योरी के अंदर इनकी चर्चा कर चुका हूं। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, उसी प्रकार लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? समाज सांस्कृतिक विकास सिद्धांत दिया था। लेव वाइगोत्स्की का मानना था बालकों का संज्ञानात्मक विकास समाज के इंटरेक्शन के साथ होगा, समाज के साथ, सोशल के साथ एक चाइल्ड का इंटरेक्शन होगा तो ही उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा। लेकिन जीन प्याजे मानते थे बच्चों का कोग्निटिव डेवलपमेंट अपने खुद की बुद्धि के द्वारा होता है। समाज में बाद में इंटरेक्शन, पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा तो ही उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के प्रति दोनों के अलग अलग विचार थे, दोनों ने अपने अपने विचारों का प्रतिपादन किया था। तो जीन प्याजे ने तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया और उसी प्रकार उसी के समान समाज सांस्कृतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो बी ऑप्शन राइट आंसर लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा। तो जीन प्याजे हमें पता चल गया, इन्होंने दिया कोग्निटिव डेवलपमेंट। इनका मैंने अलग से टॉपिक बना रखा है तीनों साइकोलॉजिस्ट का, ए, बी व डी ऑप्शन में जो आपके साइकोलॉजिस्ट पढ़े हैं, जीन प्याजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, आप वीडियो में देख सकते हैं। तीनों का स्पेशल एक टॉपिक बना रखा है, अच्छे से डिटेल से आपको बातें समझा रखी हैं। यदि वो वीडियो देख लेंगे, आप टीचिंग लाइन से जुड़ा कोई भी एग्जाम यदि देंगे, वो भले ही आप रीट का एग्जाम दें, एक्स-टेट एग्जाम दें, एमपी टेट दें, यूपी टेट दें, सी टेट दें, डी-ट्रिपल-एस-बी, केवीएस, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये तीनों साइकोलॉजिस्ट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जीन प्याजे की बात करें तो इन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी या कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी या सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। कोहलबर्ग की यदि मैं बात करता हूं, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। जेरोम ब्रूनर एक ऑप्शन में दिया गया है। जेरोम ब्रूनर की बात करता हूं तो इन्होंने संज्ञानात्मक या संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक या संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। तो आपको इन चारों ऑप्शनों के बारे में पता चल गया होगा। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा क्या दिया गया है। दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? क्वेश्चन को देखकर आपको एक बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन कहां से पूछा है? जीन प्याजे से ही क्वेश्चन पूछा है। एक्स-टेट 2019 में पिछले क्वेश्चन में भी आपको जीन प्याजे देखने को मिला, इस क्वेश्चन में भी आपको जीन प्याजे देखने को मिला है। तो देखिएगा, यदि मैं बात करता हूं दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल होना कौन सी अवस्था की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा क्या रहेगा? संवेदी गामक अवस्था। क्या राइट आंसर रहेगा? संवेदी गामक, या इसे मैं सेंसरी मोटर स्टेज भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से भी जानते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। जीन प्याजे के सिद्धांत की अभी पीछे हमने चर्चा की। जीन प्याजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी प्रस्तुत की, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया, और कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को जीन प्याजे ने 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था। जीन प्याजे ने 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था। पहली संवेदी गामक अवस्था, या इसे गामक अवस्था भी बोल सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों की अवस्था भी बोल सकते हैं, और इसे इंग्लिश में सेंसरी
मोटर स्टेज के नाम से जाना जाता है। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है और इस अवस्था में जीन पियाजे ने इतनी अत्यधिक विशेषताएं बता दी कि इसे 6 उपभागों में विभाजित करना पड़ा था। इतनी अधिक इसकी विशेषता थी कि जिसे 6 उपभागों में विभाजित करना पड़ा। आप डिटेल से जीन पियाजे की वीडियो को देखिए, वहां मैंने इसके 4 भागों में डिटेल से विस्तार किया है और 6 अलग अलग भागों के बारे में भी चर्चा की है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस अवस्था को 2 से 7 वर्ष के बीच माना जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक काल के नाम से भी जाना जाता है या प्री ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इस अवस्था को 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था माना जाता है। मूर्त संक्रियात्मक या अकेला संक्रियात्मक नाम आ जाए या इसे ही स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। मूर्त संक्रियात्मक या स्थूल संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक हिंदी में अनेकों नाम है, इंग्लिश में आपको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज देखने को मिलेगा जो 7 से 11 वर्ष तक विद्यमान रहती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यह 11 के बाद की अवस्था है। यह 11 के वर्ष के बाद की अवस्था है। यह 11 से 15 भी ऑप्शन में मिल सकता है, कई बार 11 से 16 भी ऑप्शन में मिल सकता है और कई बार 11 से प्रौढ़ा भी लिखा होता है। तो ये चारों अवस्था में बात करूं, सबसे पहली अवस्था की संवेदी गामक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे में गुण पाया जाता है कि उसके सामने से कोई चीज दृष्टि से ओझल तो मस्तिष्क से ओझल हो जाती। कई बार इसको लिख देगा आंख से ओझल तो दिमाग से ओझल। मैंने ये स्पेशली करवा भी रखा है, ये कंसेप्ट ज्यों का त्यों आपको थ्योरी के अंदर बताया है और यही एचटेट के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आंख से ओझल या दृष्टि से ओझल हो जाने पर मस्तिष्क से ओझल हो जाना। देखिए, आप एक बच्चे के सामने कोई भी खिलौना लिए हुए थे, मान लो कि 12-13 माह का एक बालक है, 12-13 माह का एक बालक है, उसके सामने आप कोई खिलौना लिए हुए थे और आप उस खिलौने के साथ उसके सामने मतलब इस प्रकार से खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो आपसे मांगने का प्रयास करता है, इशारा करता है मुझे चाहिए, और आपने उस खिलौने को उठाकर अपनी पीठ पीछे छुपा लिया और आपने कहा, ऐसे ताली बजाई, कबूतर ले गया। अब आपने ताली बजा के कहा कबूतर ले गया। अब बच्चा भी यदि साथ में ऐसे ही कर दे तो समझ लेना वह बच्चा अभी संवेदी पेशीय अवस्था में है। तो बच्चा जीन पियाजे के अनुसार संवेदी पेशीय या संवेदी गामक या सेंसरी मोटर स्टेज में है, क्योंकि जैसे ही उसके आंखों से चीज जब तक उसके आंखों के सामने थी तब तक तो वह दिमाग में भी थी, लेकिन जैसे ही आंखों से गायब की, हमने पीठ पीछे छुपा ली और ऐसे ताली बजा के कहा कबूतर ले गया, तो समझ लेना उस बच्चे के सामने आंख से ओझल यानी दृष्टि से ओझल तो दिमाग से भी ओझल, दिमाग से भी ओझल का मतलब है गायब, तो दिमाग से भी गायब हो चुकी, मस्तिष्क से भी वो चीज गायब हो चुकी है। तो वो कौन सी अवस्था में विचरण कर रहा है? वो पहली ही अवस्था संवेदी गामक अवस्था में अवस्था में विचरण कर रहा है। और इसी प्रयोग को साबित करने के लिए जीन पियाजे ने गेंद व कंबल का प्रयोग किया था। इसी अवस्था को पूछ सकता है, कई बार DSSS में पूछा गया है। संवेदी गामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज में जीन पियाजे ने यह जानने के लिए कौन सी, दृष्टि से ओझल तो दिमाग से ओझल, ये बात को जानने के लिए क्या प्रयोग किया था? तो गेंद व कंबल का प्रयोग किया था। गेंद को कंबल में छुपाया गया था, तो गेंद व कंबल का प्रयोग पहली अवस्था के लिए किया गया था। तो इन कुछ बातों को ध्यान रखना है और डिटेल से देखना है। जीन पियाजे को तो आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया है परीक्षा के अंदर? क्वेश्चन दिया गया, अधिगमकर्ता शिक्षु, अधिगमकर्ता केंद्रित अनुदेशनात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, वह क्या कहलाता है? ध्यान से देखिएगा, अधिगमकर्ता केंद्रित
यानी कि कैसा है, अधिगमकर्ता केंद्रित है, यानी कहने का मतलब यह बाल केंद्रित की बात कर रहा है। अधिगमकर्ता केंद्रित का मतलब है जो कोई सीखने वाला है वो स्वयं कर रहा है, वह स्वयं कर रहा है, तो इसे अधिगमकर्ता केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा के नाम से जानते हैं, या छात्र केंद्रित शिक्षा कह सकते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें बच्चा केंद्र बिंदु है, बच्चे की आयु, रुचि, योग्यता के अनुसार काम हो रहा है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर बच्चा खुद सक्रिय रहकर चीजों को सीखता है। तो देखिएगा, अधिगमकर्ता केंद्रित अनुदेशना की योजना में जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करते हैं। अब इसमें समझ को निर्मित करने की बात आई, ये क्या कहलाता है? इसका मतलब मैं एक बात तो कह सकता हूं, समझ को निर्मित करना है तो बच्चे खुद कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ खोज कर रहे हैं। और मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। अन्वेषण का मतलब क्या हुआ? खोज करना। अन्वेषण का मतलब खोज करना है। दूसरा, इसमें एक बात और देखिए, अब अन्वेषण कितने ऑप्शनों में पड़ा है? 2 ऑप्शनों में, ए में और बी में। तो एक बात कन्फर्म है, सी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत, क्योंकि बच्चे निर्मित, अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। इसका मतलब वो अन्वेषण कर रहे हैं, वो कुछ खोज कर रहे हैं, कुछ नया निर्मित कर रहे हैं, कुछ नया निर्माण कर रहे हैं। तो अन्वेषण शब्द तो आंसर होगा, डिस्कवरी लर्निंग आंसर तो जरूर होगा, डिस्कवरी लर्निंग आंसर जरूर होगा। लेकिन डिस्कवरी लर्निंग 2 ऑप्शनों में पड़ा है, एक में खाली अन्वेषी अधिगम या अन्वेषण कहूं या अन्वेषी, एक ही बात है। दूसरे में मार्गदर्शी अन्वेषी अधिगम। ऐसे में आप ए लगाएंगे, आप बी, देखिएगा उस बात को समझिए। यदि कहीं से मार्गदर्शन मिल रहा है तो आंसर होगा मार्गदर्शन मिलने के बाद बच्चे कुछ नया निर्माण कर रहे हो तो आंसर होगा मार्गदर्शी अन्वेषी। और यदि बिना मार्गदर्शन के बच्चे कुछ नया निर्माण कर रहे होंगे फिर आंसर होगा ए, अन्वेषी अधिगम। तो देखिएगा ऊपर ध्यान से, अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से, इसका मतलब अध्यापक से कुछ निर्देश मिल रहे हैं, अध्यापक से कुछ मार्गदर्शन मिल रहा है, तो ए आंसर ना होके इसका राइट आंसर क्या हो चला? मार्गदर्शित अन्वेषण अधिगम या मार्गदर्शी अन्वेषी अधिगम। और यदि निर्देश मिले बिना बच्चे खुद निर्मित करते कुछ, फिर आंसर होता अन्वेषी अधिगम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए क्या दिया गया है, समझते हैं। विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर मानदंड संदर्भित ऐसे परीक्षण जिसमें विविध प्रकार की मूल्यांकन तकनीक के द्वारा लिए गए परीक्षण में प्रदर्शन किया जाता है, किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है? ए ऑप्शन है अविरत मूल्यांकन, बी नियतकालिक मूल्यांकन, सी उपरोक्त ए व बी दोनों, और डी में लिखा है सी उपरोक्त ए एवं, ये खाली छोड़ दिया कुछ ऐसा, सी एवं ए, ये कोई ऑप्शन नहीं बना, बल्कि डी दोनों नहीं, कोई नहीं। तो एक बात तो आपको समझ आई होगी कि सर क्या आंसर लगाएंगे? ए व बी दोनों। जैसे ही सर हमें तो ए व बी दोनों मिल जाता है तभी उस पर टिक कर देते हैं, ऐसी सोच को निकालना है। कई बार ए व बी दोनों मिलते ही विद्यार्थी इस ऑप्शन की तरफ लुभान्वित हो जाते हैं। थोड़ा सा रीड कीजिएगा क्वेश्चन को ध्यान से कि विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर, प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर हो रहा है, इसका मतलब यह अविरत मूल्यांकन नहीं है। अविरत मूल्यांकन नहीं है तो ए व बी दोनों भी नहीं है। कैसे? अविरत मूल्यांकन का मतलब है ऐसा मूल्यांकन, ऐसा इवैल्यूएशन जो कॉन्टिन्यूस चल रहा हो। अविरत मूल्यांकन को मैं कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन बोल सकता हूं। ऐसा मूल्यांकन जो जिसकी गति में विराम ही नहीं आया हो वो अविरत हो, जिसकी गति पर कोई विराम, कोई ठहराव ना लगा हो, उसे अविरत मूल्यांकन कहा जाता है। इंग्लिश में उसे कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन कहा जाता है। तो कॉन्टिन्यूस की तो उसने बात नहीं की, लगातार मूल्यांकन नहीं किया जा रहा बल्कि प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर किया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन गलत। आपको समझ आ गया क्यों गलत हुआ? पहला गलत होने पर ही ए व बी दोनों भी नहीं हो सकता, आंसर गलत। तो इसका मतलब किसी प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर लिया जा रहा है जिसमें विविध प्रकार की मूल्यांकन तकनीकों को अपनाया जा रहा है, तो वह कैसा मूल्यांकन कहलाता है? नियतकालिक मूल्यांकन कहलाता है। एक नियत समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद लिया जाने वाला मूल्यांकन। प्रत्येक
लगातार ना लेकर के निश्चित समय के बाद लिया जाने वाला मूल्यांकन नियतकालिक मूल्यांकन कहलाएगा। और यही वो आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। साफ साफ क्वेश्चन में ही उसकी आंसर की लैंग्वेज हमें प्रदर्शित हो रही है। बस हम क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का प्रयास नहीं करते, उससे पहले ही ए व बी दोनों देखकर इस पर लुभान्वित हो जाते हैं। तो आंसर रहेगा ओनली बी, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या दिया गया है, तो देखिएगा क्या है, समझते हैं इसको। किशोर जन मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार। देखिएगा, किशोर जन मुख्यतः किस पे बल दे दिया, बालिकाएं यानी कि लड़कियां, गर्ल। किशोर जन मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगती हैं। किशोरों का यह आहार संबंधी विकार क्या कहलाता है, यह क्या कहलाता है। देखिएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि खाने संबंधी, आहार संबंधी विकार। मैंने आपको बताया था आहार संबंधी विकार, आहार संबंधी विकार, आहार संबंधी विकार को बुलिमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुलिमिया नर्वोसा। अब नर्वोसा आपको दो जगह देखने को मिला होगा, इसमें भी नर्वोसा शब्द पड़ा है, इसमें भी नर्वोसा शब्द पड़ा है। मैं कह सकता हूं बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन सी ऑप्शन गलत। दो ऑप्शनों में नर्वोसा जरूर पड़ा है, लेकिन आहार संबंधी विकार जब हो उसे बुलिमिया विकार कहा जाता है, बुलिमिया नर्वोसा कहा जाता है। हमने अधिगम के चैप्टर के अंदर ही इन विकारों संबंधी बातों को पर चर्चा की थी। तो देखिएगा, हमने वहां चर्चा की थी कोई बालक अपने खाने संबंधी नियंत्रण नहीं रख पाता। क्वेश्चन आ जाता है, कई बार कोई बालक अपने आहार संबंधी, खाने संबंधी नियंत्रण नहीं रख पाता और उसको वह फास्ट फूड अधिक खाता है और उसको मोटापा हो जाता है, चर्बी चढ़ जाती है। बताइए यह कौन सा विकार है, तो आंसर होगा बुलिमिया संबंधी विकार, बुलिमिया नर्वोसा आंसर होगा। तो आहार संबंधी विकार, लेकिन थोड़ा सा सचेत रहिएगा, इस सवाल का आंसर बुलिमिया नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा मुख्यतः बालिकाएं। जैसे ही बालिकाएं शब्द दिख जाए आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए। जैसे ही बालिकाएं शब्द लगा देगा, फीमेल के लिए यूज करेगा, तो आंसर होगा एनोरेक्सिया। ध्यान रखना है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो बालिकाओं पे जैसे ही उसने बल दिया तुरंत हमारा बुलिमिया से आंसर हट के आहार संबंधी बातें थी। दोनों आहार संबंधी होते हैं, दोनों क्या होते हैं, आहार संबंधी विकार होते हैं। लेकिन जैसे ही फीमेल शब्द लगाया तो बुलिमिया हट जाएगा और आंसर फिर क्या चला जाएगा, ऑप्शन ए एनोरेक्सिया नर्वोसा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आगे से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छोटे छोटे शब्दों की तरफ ध्यान देंगे और उन शब्दों से ही आंसर स्पष्ट होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है, निम्न में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है। तो संज्ञान से संबंधित कौन सा नहीं, आइए देखते हैं। प्रत्यक्ष बोध। अब संज्ञान से संबंधित की बात चली है तो क्वेश्चन एक बात ध्यान में आ गया होगा कि जीन प्याजे से पूछा हुआ क्वेश्चन है। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत पर चर्चा की थी और उसमें हमने देखा था जो हमारे संज्ञान से संबंधित का मतलब है कौन हमारे मस्तिष्क से संबंधित नहीं है, कौन हमारे दिमाग से, कौन हमारे बुद्धि से संबंधित नहीं है और नहीं है वाला क्वेश्चन है। तो चार ऑप्शनों में से तीन ऑप्शन तो संज्ञान से संबंधित मिलेंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा इसका मतलब जो संज्ञान से संबंधित नहीं होगा। तो पहला ही ऑप्शन है प्रत्यक्ष बोध, ये तो संज्ञान से संबंधित होता है। प्रत्यक्ष बोध की बात करूं संज्ञान से संबंधित होता है। चिंतन की बात करें ये भी तो हमारी बुद्धि मस्तिष्क से रिलेटेड होता है तो ये भी संज्ञान से संबंधित है। समप्रत्यय निर्धारण, हमारे अंदर समप्रत्यय बनना, हमारी बुद्धि में मस्तिष्क में कंसेप्ट का बनना, तो ये भी हमारे मस्तिष्क से, हमारे संज्ञान से रिलेटेड है। चलना हमारे संज्ञान से रिलेटेड नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि मानव विकास के तीन पक्षों की हमने बात की थी, मानव विकास के पक्ष,
मानव विकास के 3 पक्षों की बात की थी। एक संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, एक मैंने बात की थी क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, और एक हमने बात की थी भावात्मक पक्ष। जीन प्याजे के टॉपिक में भी इनकी चर्चा हम कर चुके हैं और ब्लूम के वर्गीकरण में भी इन तीनों की चर्चा कर चुके हैं। संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। संज्ञानात्मक जिसका संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है, जिसका संबंध हमारे बुद्धि से, दिमाग से होता है। क्रियात्मक जिसका संबंध हमारे शरीर से, शारीरिक क्रियाओं से होता है। भावात्मक जिसका हमारा संबंध दिल से होता है। तो इस सवाल में चलना जो था यह क्रियात्मक पक्ष से संबंधित था, क्रियात्मक, और बाकी जो 3 थे ए, बी व सी, ए, बी और डी, ये तीनों विकल्प संज्ञान से संबंधित थे। तीनों विकल्प संज्ञान से संबंधित थे, जबकि एक ऑप्शन किससे संबंधित था? क्रियात्मक पक्ष से। चलना, फिरना, दौड़ना, उठना, बैठना, ये सब कौन से पक्ष से संबंधित हैं? ये क्रियात्मक पक्ष से संबंधित। तो उसने यही पूछा कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं, तो ए, बी व डी तो संज्ञान से संबंधित थे। ऑप्शन सी संज्ञान से संबंधित नहीं था, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। रोस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? एचटेट 2019 का ही क्वेश्चन है। स्पेशली किशोरावस्था जो हमने करवाई थी, बाल्यावस्था जो हमने करवाई थी, शैशवावस्था जो हमने करवाई थी, उन्हीं की विशेषताओं में से एक विशेषता या उन्हीं के उपनामों में से एक उपनाम या अन्य नाम यहां पूछा गया है। मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा, यह भी क्वेश्चन बना सकता है। वो किस अवस्था को कहा, यह भी बना सकता है। मिथ्या परिपक्वता का काल यदि कोई पूछे तो किसने कहा? रोस ने कहा था। सबसे पहले तो हमें समझना है किस अवस्था को कहा। मिथ्या परिपक्वता का जो काल बोला वो बाल्यावस्था को बोला गया था। रोस के द्वारा मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को बोला गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बाल्यावस्था। क्यों बोला गया था? मिथ्या का मतलब होता है, देखिएगा, मिथ्या का मतलब है झूठ। क्या करता है यहां बालक झूठ माठ की परिपक्वता दिखाता है, परिपक्वता दिखाता है। इसलिए क्या कर दिया? इसलिए रोस ने इसे क्या कह दिया? मिथ्या परिपक्वता का काल कह दिया। किस प्रकार से? अब बाल्यावस्था में बालक स्कूल में भी जाना प्रारंभ कर देता है, स्कूल से आता है, झूठ माट का नाटक करेगा। झूठ माट का नाटक कैसे? कि तुम मेरे बच्चे हो, सारे बैठ जाओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारा मास्टर हूं। मास्टर बन जाएगा, झूठ माट का मास्टर बन गया और झूठ माट की मैच्योरिटी दिखाएगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। एक झूठ माट की मैच्योरिटी को ही क्या कहा जाता है? मिथ्या परिपक्वता। रोस ने किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा? एक बालक की अवस्था को, और बालक की, शिशु की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। बालक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था का काल जन्म से 2 वर्ष होता है। बाल्यावस्था का काल 2 से 10 या 12 वर्ष तक होता है। किशोरावस्था का काल 12 से 18 या 20 वर्ष तक होता है। वयस्का या प्रौढ़ावस्था का काल कुछ साइकोलॉजिस्ट इसको 18 से 55, कुछ इसे 25 से 55 भी मानते हैं, क्योंकि कुछ साइकोलॉजिस्ट बीच में 18 से 25 युवा अवस्था डाल देते हैं। किशोरा और प्रौढ़ा के बीच क्या डाल देते हैं? युवा अवस्था। तो वो 18 से 25 युवा, फिर 25 से 55 प्रौढ़ा बताते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट किशोरा के तुरंत बाद ही प्रौढ़ा को काउंट करना शुरू कर देते हैं 18 से 55। तो ये अवस्था इनके काल हैं। और इसमें यदि बात करें, जो बाल्यावस्था वाला बालक होता है 2 से 10 या 12 के बीच झूठ माट का नाटक करेगा। कई बार तो अपने ही भाई बहन का पापा बन जाएगा, मैं तुम्हारा पापा हूं बेटा, अच्छा ये करो, तुम रसोई में तुम खाना बनाओ। अपनी झूठ मार के एक रसोई बना लेंगे, झूठ मार के एक छोटे मोटे खेल बना लेंगे
और उन खेल के द्वारा वो बच्चा बड़ा दिखाने का प्रयास करता है, तो ये क्या कहलाता है? मिथ्या परिपक्वता का काल। और ये परिभाषा किसने दी थी? रोज के द्वारा दी गई थी कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी नए ज्ञान को इस तरह से सीखता है कि वह पहले से सीखे हुए समप्रत्यय एवं नियमों का परिमार्जन या विवर्धन करता है। इस प्रकार का अधिगम क्या कहलाता है? देखिए, एक विद्यार्थी नए ज्ञान को इस तरह से सीखता है, समझिएगा क्वेश्चन में आंसर है नए ज्ञान को इस तरह सीखता है कि पहले सीखे हुए समप्रत्यय एवं नियमों का परिमार्जन तथा विवर्धन करता है। पहले से सीखे हुए को प्रयोग में लेता है और उनमें थोड़ा सा बदलाव करता है, परिमार्जन करता है, उनमें चेंज करता है। इस प्रकार का अधिगम क्या कहलाता है? तो बार बार मैंने अधिगम के चैप्टर में सिखाया है, जब एक चीज के साथ को रिलेट करके हम सीखें, पहले पूर्व में सीखे गए ज्ञान को नए ज्ञान के साथ कोरिलेट करें, तो वह कहलाता है सह संबंधात्मक सीखना, कोरिलेटिव लर्निंग। क्या कहलाती? कोरिलेटिव लर्निंग, सह संबंधात्मक सीखना कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि पूर्व में सीखे गए या एक विद्यार्थी नए ज्ञान को इस तरह सीखता है कि पहले से सीखे हुए संप्रत्यय या मैं कहूं पूर्व में सीखे गए कुछ कंसेप्ट एवं रूल में थोड़ा सा परिवर्तन या परिमार्जन करता है, थोड़ा सा उनमें बदलाव करता है, कुछ वही चीजें वो काम में लेता है, तो ऐसा अधिगम क्या कहलाएगा? सह संबंधात्मक सीखना कहलाएगा, कोरिलेटिव लर्निंग कहलाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्वेश्चन के लैंग्वेज के अंदर ही उसका आंसर पड़ा होता है, बस हमें थोड़ा सा पहचानने की जरूरत होती है। जो विद्यार्थी इस प्रकार से पहचान करना सीख जाए कि कैसे क्वेश्चन से ही आंसर उठाना है, तो आप आसानी से अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। देखिएगा क्या है, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है? अब देखिएगा, सतत मूल्यांकन कहलाएगा, समग्र मूल्यांकन ए व बी दोनों, सर ए व बी दोनों। फिर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आ चुका है ए व बी दोनों वाला। ए व बी दोनों को देखकर लोभान्वित मत होइएगा। मैंने मूल्यांकन के टॉपिक में, विश्लेषण के टॉपिक में साफ साफ कहा था, मूल्यांकन का पूरा नाम CCE, पूरा नाम इसका क्या बताया था? CCE बताया था। CCE का मतलब है सतत एवं, सी से मतलब है कॉन्टिन्यूस, सतत, लगातार, और दूसरी सी का मतलब है कॉम्प्रीहेंसिव, सतत एवं व्यापक। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब व्यापक या समग्र, व्यापक कहें या इसको समग्र कह सकते हैं। ई का मतलब इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। वहां मैंने स्पष्ट किया था सतत किसे कहूंगा मैं? सतत का मतलब है कॉन्टिन्यूस, लगातार। ऐसा मूल्यांकन जिसमें बालक के स्कूल में प्रवेश करने से, एडमिशन के समय से लेकर जब तक वह स्कूल में जितने सालों तक रहेगा, उसका लगातार किए जाने वाला मूल्यांकन सतत मूल्यांकन कहलाएगा। और व्यापक मूल्यांकन किसे कहा था? समग्र मूल्यांकन किसे कहा था? उस बालक के हर तरह के पहलुओं को, उसकी पर्सनैलिटी संबंधी पहलुओं को, उसके शिक्षा से संबंधित उसके विकास के हर पहलू को शामिल किया जाए, वह समग्र मूल्यांकन कहलाया था। और पूरा सीसी कब कहलाया था? वो जब कहलाया था जब बालक के फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक हर पहलू का मूल्यांकन किया जाए, वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाया। देखो अलग अलग भी बताया था मैंने, वहां भी, मैं यहां भी रिपीट कर रहा हूं। सतत ऐसा मूल्यांकन जो कंटिन्यूस चल रहा हो, जो लगातार चल रहा हो, पहलू नहीं आए उसमें किस पहलू का हो रहा है, बस वो सतत मूल्यांकन इतना बताता है किसी बालक का पहले दिन से अंतिम दिन तक किया जाने वाला लगातार मूल्यांकन सतत मूल्यांकन कहलाता है। इसमें एफए को शामिल किया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट को शामिल किया जाता है। और यदि मैं बात करूं व्यापक मूल्यांकन, ऐसा मूल्यांकन जिसका क्षेत्र विस्तृत हो अथवा किसी बालक के हर पहलू का, किसी बालक के हर पक्ष का मूल्यांकन किया जाए, उसके भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक हर पक्ष का मूल्यांकन शामिल किया जाए, वह व्यापक मूल्यांकन कहलाए। और कंप्लीट जोड़ के जब परिभाषा दूंगा CCE, सतत एवं व्यापक, तो ऐसा मूल्यांकन जो पहले दिन से अंतिम दिन तक हर पक्ष का किया जाने वाला
आकलन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन है? तो साफ साफ है सतत मूल्यांकन तो मैं इसे नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें पहले दिन से अंतिम दिन तक किए जाने की कोई चर्चा नहीं है, लगातार किए जाने की कोई चर्चा नहीं है। पहला ऑप्शन गलत, पहला गलत तो सी ऑप्शन भी गलत। और साफ साफ बस आंसर में इतना कि व्यक्तित्व के उसकी पर्सनैलिटी संबंधी हर पहलू शामिल है, समग्र विकास का आकलन करना है उसका। तो जैसा ही क्वेश्चन में पढ़ा था, मैंने कहा था क्वेश्चन की लैंग्वेज को सेम आंसर में उठाना सीखिए। तो समग्र विकास का आकलन करना था, तो आंसर भी समग्र मूल्यांकन था। व्यापक मूल्यांकन इसकी जगह लिख सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन भी इसकी जगह इंग्लिश में लिखा आ सकता है। कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव, ए व बी दोनों। तो ए व बी दोनों नहीं कहूंगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस की बात नहीं की उसने, लगातार चलने की बात नहीं की, खाली उसका समग्र विकास की व्यक्तित्व के हर पहलू को बोला शामिल किया जाए उसमें, तो हर पहलू को शामिल उसे व्यापक मूल्यांकन बोलूंगा, खाली केवल समग्र मूल्यांकन बोलूंगा। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होंगी। अब ए व बी दोनों देखकर लुभान्वित नहीं, बल्कि उससे पहले सोचना होगा कि क्यों ए व बी दोनों हम क्यों लगा रहे हैं, क्या कोई और आंसर नहीं हो सकता क्या? तो इसको थोड़ा सा सोचिए, क्वेश्चन में ही आंसर पड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन है 4 से 5 वर्ष की आयु में, 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक में कौन से विकास की वजह से वह अपने माता पिता के प्रति प्रेम तथा पितृ विरोध भावना दर्शाने लगता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के समझ आ गया होगा क्वेश्चन कहां से उठा है। क्वेश्चन उठा है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से। क्वेश्चन कहां से उठा है? सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से क्वेश्चन उठाया गया है। सिगमंड फ्राइड की कौन सी थ्योरी से? मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी से नहीं, मनोलैंगिक थ्योरी से। कहां से उठा है? मनोविश्लेषण में तो सिगमंड फ्राइड ने मन का अलग अलग विश्लेषण किया था। मन को 3 अलग अलग भागों में बांटा था, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। लेकिन मनोलैंगिक सिद्धांत में सेक्सुअल बातें बताई थी, यानी कि मनोलैंगिक सिद्धांत कहूं मैं, मनोलैंगिक सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास सिद्धांत या साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी के अंदर सिगमंड फ्राइड ने बताया था कि बच्चा विपरीत सेक्स के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति बच्चे का आकर्षण होता है, और यह आकर्षण बच्चे की तीसरी स्टेज में पाया जाता है। यह आकर्षण सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक सिद्धांत में 5 अवस्थाओं का जिक्र किया था, और यह तीसरी स्टेज में उन्होंने बताया था। अब देखिएगा इसके अंदर इन्होंने क्या बताया, 2 तरह की ग्रंथियां बताई थी, इनका हम जिक्र कर चुके हैं। एक ग्रंथि बताई थी ओडिपस ग्रंथि, एक बताई थी ओडिपस ग्रंथि। तीसरी अवस्था में दोनों ग्रंथियां विकसित होती हैं, ये बात सिगमंड फ्राइड द्वारा बताई गई थी। ओडिपस ग्रंथि में क्या बताया था? लड़के द्वारा मां से प्रेम तथा पिता से घृणा, इसको क्या बताया था? इसको बताया था ओडिपस ग्रंथि। सिद्धांत जिसने नहीं देखा है, एप्लीकेशन में जाकर के वीडियो में मनोलैंगिक सिद्धांत को देखिए, बड़े अच्छे से डिटेल से वहां चर्चा कर रखी है। कोई भी क्वेश्चन आपका आए सिगमंड फ्राइड से छूटेगा नहीं, यदि वो थ्योरी देख करके आप कोई परीक्षा देने जाएंगे तो। ओडिपस ग्रंथि लड़के द्वारा मां से प्रेम तथा पिता से घृणा करना ओडिपस ग्रंथि कहलाती है। इसी ओडिपस ग्रंथि को हिंदी में मातृ प्रेम के नाम से जाना जाता है, हिंदी में से मातृ प्रेम के नाम से जाना जाता है। दूसरी ग्रंथि बताई थी पितृ प्रेम ग्रंथि, इसी को इलेक्ट्रा ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रा, बल्कि इसके ऊपर मैं कहूंगा इलेक्ट्रा ग्रंथि। तो एक इलेक्ट्रा ग्रंथि इनके द्वारा बताई गई। इलेक्ट्रा ग्रंथि में क्या बताया गया? लड़की द्वारा पिता से प्रेम, क्योंकि पितृ ग्रंथि नाम दे सकते हैं हिंदी में, लड़की द्वारा पिता से प्रेम तथा मां से घृणा
तथा मां से घृणा। अब इनके कई बार हिंदी नेम नहीं मिलेंगे, हिंदी मीडियम में भी आपको इंग्लिश नेम ही, साइंटिफिक नेम ही मिलेंगे, ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि देखिए वैसे भी पुलिंग की साउंड आ रही है ओडिपस, तो लड़का, और लड़का विपरीत लिंगी आकर्षण होगा लड़के का मां के प्रति, और इलेक्ट्रा में ई की साउंड आ रही है, स्त्रीलिंग की साउंड आ रही है, फीमेल की साउंड आ रही है, तो इसका मतलब लड़की की चर्चा होगी, तो लड़की किससे प्रेम करेगी, विपरीत लिंगी पिता से प्रेम। यही बातें सिगमंड फ्राइड ने बताई। आइए क्वेश्चन की 4-5 वर्ष की आयु में बालक कौन से विकास की वजह से माता के प्रति प्रेम तथा पिता के प्रति विरोध की भावना, तो देखिए मां से प्रेम और पिता से विरोध की भावना या घृणा ओडिपस ग्रंथि के कारण, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। और अगली बार हो सकता है 2 प्रकार की ग्रंथियां बताई थी सिगमंड फ्राइड ने, एक ओडिपस, दूसरी इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्रा या इलेक्ट्रा ग्रंथि। इसमें बात करें तो इसमें उल्टा हो जाएगा, लड़की द्वारा पिता से प्रेम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। इसका मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात जीन प्याजे के बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिगमंड फ्राइड के बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता पूछ रहा है, औपचारिक संक्रियात्मक की विशेषता पूछ रहा है। 3 तो इसका मतलब उसकी मिलेंगी और 1 विशेषता बाहर से मिलेगी। तो आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कणा, तो बिल्कुल ठीक है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कणा से मतलब है अब बच्चा बिना मूर्त के ही कल्पना स्टार्ट कर देता है, बच्चा बिना मूर्त के यानी अमूर्त रूप से अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगानी शुरू कर देता है। तो यह विशेषता तो इस अवस्था में पाई जाती है। वो कह रहा है कौन सी औपचारिक क्रियात्मक के से संबंधित नहीं या औपचारिक की विशेषता नहीं, तो 3 तो औपचारिक की मिलेंगी, फॉर्मल ऑपरेशन की मिलेंगी और 1 बाहर से मिलेगी। तो पहली तो होती है। आदर्शवादी तर्कणा बिल्कुल ठीक है, आदर्शवादी तर्कणा भी किशोरावस्था के अंदर पाई जाती है। सारे पॉइंट हम थ्योरी के अंदर देख चुके हैं, आदर्शवादी तर्कणा भी इसमें पाई जाएगी। अमूर्त तर्कणा अभी जैसे मैंने बताया, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक लिख दिया उसको, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता भी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बालक में पाई जाती है। स्थानिक तर्कणा ऑप्शन सी राइट आंसर, क्योंकि जो स्थानिक तर्कणा है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। किसकी अवस्था की विशेषता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, किसी स्थान के प्रति सोच लगाना। तो ये स्थानिक तर्कणा कौन सी अवस्था की विशेषता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। स्थानिक तर्कणा कई बार लिख देगा इसको नक्शे संबंधी, नक्शे संबंधी सोच, तो नक्शे संबंधी सोच, मूर्त संक्रियात्मक, स्थानिक तर्कणा, मूर्त संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता, और बाकी तीनों औपचारिक क्रियात्मक की विशेषता थी। तो दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इस सेशन में हमारे द्वारा किए गए क्वेश्चन आपको जरूर समझ आए होंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको भविष्य में होने वाले टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जरूर होंगे और आपको आगे होने वाले एग्जाम्स में जरूर बेनिफिट करेंगे यदि क्वेश्चन को आपको रटकर नहीं बल्कि यदि समझ करके आप आंसर देना स्टार्ट करेंगे तो भविष्य में आपको इनका फायदा अवश्य मिलेगा। इजाजत दीजिएगा, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।